नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. तर आता आपण प्राचीन कोकण बघून येऊया. इथून हा सरळ रोड प्राचीन कोकणमध्ये जातो आणि इथून खाली 5 मिनिटावरती गणपतीचं मंदिर आहे, गणपतीपुळ्याचं. इथे समोर मॅजिक गार्डन आहे आणि समोर प्राचीन कोकण. तर आम्ही प्राचीन कोकणमध्ये चाललो आहे, मॅजिक गार्डनमध्ये जात नाही, आम्हाला जरा घाई आहे. नमस्कार, मैं दीक्षा प्राचीन कोकण में आपका स्वागत करती हूँ और ये गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चा करने से उस व्यक्ति को धन सौख्य राहत प्राप्त होती है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार वहाँ हमने बोर्ड लगाए हैं। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार वो बोर्ड वापस आते समय देख सकते हैं। इसकी पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। ये जो पत्थर से बांध बंधा है उसे कोंकणी भाषा में पार कहा जाता है। ये पार 400 साल पुराना है और ये पार जब बंधा गया था तब यहाँ पीपल का पेड़ भी लगाया गया था, यानी कि इस पीपल की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये शिलालेख है। इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी थी। इस कविता में कवि ने कोकण की प्रकृति का वर्णन सीधे साधे शब्दों में किया है। इस कविता में नंदनवन शब्द का इस्तेमाल किया है। नंदनवन शब्द का अर्थ है स्वर्ग के देवता इंद्र जी का बगीचा जितना सुंदर है उतना ये कोकण भी सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक माना है। इस गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे है 500 साल का भूतकाल। इसके पीछे आप देखेंगे 500 साल पहले कोकणी लोग कैसे रहते थे, उनके समाज की रचना, ग्राम की रचना, खान पान की आदतें, परंपराएं कैसी थी। आपको अंदर आना है, आते समय थोड़ा झुक कर आइए। ये कोकम का पेड़ है। इसके फल से रस निकाला जाता है। उसका इस्तेमाल कोकम शरबत या कोकम आगल में किया जाता है। इसके फल के छिलके से कोकम यानी आमसूल तैयार किया जाता है और इसके सीड का तेल निकाला जाता है। उसका इस्तेमाल कैलाश जीवन जैसे क्रीम में किया जाता है। याला रतांबा पण म्हणतो ना आपण, रतांबा वगैरे. यहाँ पे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख आया है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत लिया और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की। दान की हुई कौन सी भी चीज हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हजारों साल पहले समुंदर था।
उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसे 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोकण कहा जाता है और इस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर वनवासी लोग रहते थे, उनमें भिल्ल और कातकरी इन लोगों के समाज का समावेश होता था। यहाँ हमने कातकरी समाज दिखाया है। यहाँ पे शेर और उसकी गुफा दिखाई है और यहाँ पर गांव शिकार दिखाई है। ये चिरफल का पेड़ है। चिरफल का फल जंतुनाशक होता है। इसका इस्तेमाल अनाज में रखने के लिए किया जाता है और मछली के करी में भी डाला जाता है। यहाँ पे माड़ी वाला दिखा है, ताड़ी माड़ी निकलने वाला। ये हमारे ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था ही गांव को नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति में झगड़े हो जाए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता यह है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने भगवान के पास जाते हैं और भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर वो गांव के हर एक घर में ले जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारा एक दूसरे के पास आना जाना रहता है। इस देवी का नाम वागजाई है। यह हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस जंगल में बाघ पाए जाते वो जंगल समृद्ध माना जाता है और 500 साल पहले का जंगल भी इतना ही समृद्ध था। हम लोगों ने उसे भगवान का स्थान दिया है। हम कोकणी लोग वड़, पीपल, सांप, नागिन की पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजा कहलाते हैं। इसलिए हमारी देवी का नाम भी वागजाई रखा है। ये कुछ हमारे पुराने वाद्य है। लकड़ी का ढोल है और मिट्टी के ताशे हैं, यानी कि इनका नीचे का भाग मिट्टी से तैयार किया है। ये ताशे 110 बरस पुराने हैं। ये ताशे बजाने वाले कुशल हो तो इनका आवाज 2 से 3 किलोमीटर के दूरी पर पहुंचता था। पहले इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य के लिए और संदेश वहन के लिए किया जाता था। ये चौबाटा देव है। हम लोगों ने इसे भगवान का स्वरूप माना है। हमारे यहाँ शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है। तब गांव के सुख सुविधा के लिए इससे मन्नतें मांगी जाती हैं और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी पूजा भी की जाती है। और ये विरगल है, शहीद लोगों का प्रतीक चिन्ह। कोली समाज है। कोली समाज के लोग समुद्र के इतने पास रहते हैं कि समुद्र के भरती का पानी भी उनको मकान को लगता है। तभी इतनी छोटी सी नौका लेकर ये लोग 8 से 10 घंटे गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं और सुबह वापस लौट आते हैं। कोकण में बार्टर सिस्टम थी, यानी कि नाभिक, सुतार, लोहार, ये लोग लोगों को घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। उसके बदले में उससे पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी को बाल काटने के लिए साल भर के लिए 4 पैली यानी आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतनी कम विदागी में ये लोग समाज की सेवा करते थे। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उसे पता चली हुई खबर पूरे गांव को पता चलती है। अब आप आए हो, ये खबर जिस तरह नाई को पता चली उस तरह वो पूरे गांव को पता चली। हमारा पूरा गांव के स्वागत के लिए उत्सुक रहेगा। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे और बाद में पूरा गांव देखेंगे। ये मुखिया है राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भों में मुखिया को गांव में पहला मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना ये काम मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें शूर और सुंदर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखट ही उनके लिए मर्यादा थी। वो मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारा परंपरा से चलता आया हुआ खेल चौपट खेल रहे हैं। यही खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्यूत नाम से खेला गया।
हस्तिदंती फांसे लेकर ये खेल खेला जाता है। अगर खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता रहता है। इतना ये मजे का खेल है। मकान की रचना देखिए, मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग उस ओटी पर बैठे थे। ये जो सामने उसे पड़वी कहा जाता है। गांव के सर्वसामान्य लोग इस पड़वी पर बैठे थे। यहाँ है रसोई घर, वहाँ है भगवान का घर और मुखिया के पीछे है माजघर यानी पहले का बेडरूम। छप्पर की रचना देखिए, ऊपर छोटा छप्पर, बीच में गैप और नीचे बड़ा छप्पर। कोकण में गर्मी बहुत होती है। अंदर की गर्म हवा इस गैप से बाहर आती है और बाहर की ठंड हवा उसकी जगह लेती है, इसलिए अंदर का वातावरण हमेशा ठंड रहता है। घर के सामने एक बड़ा आंगन है। आंगन में तुलसी वृंदावन है। ये किसान है, इसकी घास की झोपड़ी और इसके कम कपड़ों पर मत जाइए। ये हमारे गांव का एक प्रमुख उत्पादक घटक है। गांव के 12 बलूतेदार राजा और मुखिया को अनाज लेने का काम ये किसान करता था। ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं उसे कोंकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। यह हमेशा जलता रखा जाता था क्योंकि पहले लाइटर या माचिस नहीं थी। किसान को बीवी को अगर खाना बनाना हो तो यहाँ से 2 शोले लेकर वो रसोई घर का चूल्हा जलाती थी। अगर ये चूल्हा बुझ जाए तो घर में 2 चकमक के पत्थर रहते थे, वो एक दूसरे पर घिसट कर ये आँच लगाई जाती थी। ये खोइने हैं, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ बेलियों ने बांधकर पानी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत रचना ऐसी है कि अंदर गई हुई मछली कभी भी बाहर नहीं आ सकती। वो कनगे हैं, उसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। ये इरला है, इसका इस्तेमाल बारिश में छाती की तरह किया जाता है। ये उचल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। और वहाँ पे गौरी गणपति का त्योहार दिखाया है। ये कुम्हार है। गांव में मिट्टी के संबंधी सभी चीजें बनाने का काम ये कुम्हार करता था। यानी कि गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, गर्मी में मिट्टी के मटके बनाना और दिवाली पर दिए बनाने का काम ये कुम्हार करता था। और मकान बनाते समय कौल बनाने का काम भी ये कुम्हार करता था। ये जो सफेद रंग वाला मटका है वो माड़ी निकालने का मटका है। कोकण में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं। उन्हें नारियल आने से पहले जो पोई आती है उसे आधा काटा जाता है। बाजू से जासवंदी के पत्ते रगड़कर लगाए जाते हैं। वो पत्ते पोई में से माड़ी खींच लेते हैं और ये बूंद बूंद गिरने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। काल के अनुसार 12 बलूतेदारों के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चलता है। ये बनिया है चौल राजापुर दापोलिन कोकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इन पोर्ट से ही भारत के सभी व्यापारियों ने सारे जग से व्यापार किया। इनमें निर्यात होने वाली चीजों में हस्तकौशली की चीजें, तलम कापड़, हस्तिदंती चीजें, हीरे, माणिके, दागिने, शंख शिंपले, इन चीजों की निर्यात ये बनिया लोग करते थे। उसके बदले में सारे जग से भारत में सोना आता था। यानी कि भारत ने जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया उसका प्रवेश द्वार ये कोकण के पोर्ट थे। यहाँ पे सफेरा दिखा है सांप का खेल करने वाला। बलूतेदार दिखाते हुए जो अधिक महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ दिखाए हैं। उसमें से ये सुतार है। सुतार का काम है किसान को लगने वाली लकड़ी की चीजें बनाकर देने का। ये सुतार सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी के लोगों के लकड़ी के खिलौने संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ हस्तकौशल्य की चीजें हमारे ऊपर संस्था के हस्तकला समन्वय केंद्र में आपको मिलेंगी। यहाँ पे दरवेशी दिखा है भालू का खेल करने वाला। पहले कोकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर खुद नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, उसे खुंड कहा जाता है। उसमें सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है उसे कोकणी भाषा में लाट कहा जाता है।
इस लाट को इस सड़ी लकड़ी से इस तरह बांधी जाती है कि लाट सीधी तरह खड़ी रहती है। यहाँ कोलू को बैल बांधा जाता है और इस सड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है। ये सब वजन बैल से गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है और लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इस तरह नारियल पीसकर उसका तेल निकाला जाता है। अगर ये तेल बाहर निकालना हो तो कोलू से बैल को छोड़ना पड़ता है। अड़ी लकड़ी से लाट को बाजू करनी पड़ती है और अंदर का तेल निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए फिर से इसमें सूखा नारियल डालना पड़ता है। यानी कि इस तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था। यानी कि पहले का जीवन इतना कष्टमय था। ये बुरुड़ है पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार थे। किसी को भी व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि बम्बू से चीजें बनाने का काम ये बुरुड़ करता था और उसने बनाई हुई कटकी घर ले जाकर उसमें अनाज रखकर बाहर से गौमय से पुताई करने का काम ये किसान का था। ऐसी श्रम विभागनी हो गई थी। ये फूलों की टोकरी है और ये रौली है। इसका इस्तेमाल अनाज ढोने के लिए किया जाता है और इससे धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर के कुंवारी का लड़की इस रौली में दिया रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले दिया बुझ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ किसी की भी शादी बम्बई में हो तो बम्बई में तो सभी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये रौली नहीं मिलती। इस रौली के लिए उससे गाँव आना पड़ता है। रसोई घर में पहले हर समाज की स्वतंत्र खान पान की आदतें थी। किसी भी खाद्य संस्कृति में समानता नहीं थी। पहले कोकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते थे। कोकण में आकर मछली की करी, स्टीम किए हुए मोदक और भाजने के बड़े नहीं खाएंगे तो कोकण की सफर अधूरी रहेगी। पहले घर में मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बर्तन रसोई घर में इस्तेमाल होते थे। वो जातनी है और वो जातने जैसा दिखाए उसको घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसा जाता है और घिरट में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं। ये मोदक पात्र है, यानी कि पहले का कोकणी कुकर। इसमें पानी डाला जाता है और इसके ऊपर केले का हरा पत्ता रखा जाता है। उसके ऊपर मोदक रखकर ढक्कन लगाकर ये चूल्हे पर रखा जाता है, इसलिए अंदर के मोदक स्टीम हो जाते हैं। ये पूरन यंत्र है, इसमें दाल डाली जाती है और ये दो दौड़ गोल घुमाने के बाद दाल नीचे गिरती है, उससे पूरन पोली तैयार की जाती है। ये लकड़ी का शेवया बनाने का यंत्र है, वो लोहे का शेवया बनाने का यंत्र है। वो चाय की किटली है। ये टिफिन बॉक्स है, ऊपर पानी पीने के लिए लोटा, नीचे 3 डिब्बे, 2 बाजुओं में चम्मच और दोनों बाजुओं से लॉक किया है। और ये उखल है। यहाँ पे मछली बचा दी है। ये चूड़ी वाला ही रिवाज के अनुसार गांव के 12 बुलूतेदार लोगों को घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। उस तरह ये चूड़ी वाला इस लड़के के घर आया है। पहले कोकणी लड़कियों की शादी 8 या 10 साल की उम्र में हो जाती थी। तब तक ये चूड़ी वाला उससे बिना मूल्य चूड़ी चढ़ाता था। जब उनकी शादी हो जाती थी तब उनके पिताजी एक छोटा सा सोने का गहना उस चूड़ी वाले को देते थे। इतनी उनकी बिदागी थी। यानी कि ये चूड़ी वाला इस लड़की को 8 से 10 साल तक क्रेडिट देता था। यानी कि 12 बलूतेदार अपने किसी भी घाटा मुनाफे का विचार न करते हुए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना व्यवसाय करते थे। ये पनघट है। पहले गांव में बहुत सारा जंगल था, इसलिए गांव में पानी भी बहुत सारा था। गांव में जिस जगह ऊंचाई से 12 मास तक पानी बहता था उस जगह बंदरा बांधकर वो पानी गांव के हर एक घर में नाले से ले जाते थे। इस पानी पर हमारी खेती भी हो जाती थी। ऊपर एंट ईटर दिखाया है। चर्मकार है, ख्याल से चीजें बनाने का काम ये चर्मकार करता था। इसके साथ और एक महत्वपूर्ण घटना बताते जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शंकर जी का मार्लेश्वर नाम का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक शिवलिंग है और एक महत्व की विशेषता ये है कि वहाँ पे जीवित सब पाए जाते हैं।
ये भगवान शंकर जी एक गांव में रहते थे। उस गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले रात उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर ही चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब था, परंतु श्रद्धालु और नीतिवान था। शंकर जी ने किसी भी जात पात का भेद न मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने मकान से बाहर निकले। आज जिस जगह मार्लेश्वर है, वहां पर शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और इस चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि आज से मैं यही गुफा में रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, लेकिन आज भी भगवान शंकर जी की पालकी उनके मूल गांव से निकलती है, तब उसको मशाल दिखाने का काम इस चर्मकार का वंशज करता है। यानी कि मार्लेश्वर एक ऐसा स्थान है, वहां पर किसी भी जात पात का भेद नहीं माना जाता। अगर आप श्रद्धालु हो तो आपको भी उसका दर्शन जरूर मिलेगा। की प्रतिकृति खड़ी की है, आपको दर्शन लेके आना है। ये धनगर है। धनगर इस मराठी शब्द का अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है वो। पहले ये धनगर लोग इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर रहते थे कि उन्हें पहला बस स्टॉप 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होता था। जब ये लोग गांव में आते थे तब उनके पैरों में ख्याल से बने हुए जूते, कंधे पर फटी हुई कंबल और हाथों में घुंघरू की लाठी होती थी और इनके पास 100-125 गाय और 5-25 भैंसें होती थी। हर एक गाय या भैंस को बेचना चाहे तो उनकी कीमत 8 या 10 हजारों में हो जाती थी और इन सबको बेचना चाहे तो उनकी कीमत कई लाखों में हो जाती थी। इतना धनवान ये धनगर था, लेकिन कोकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण इन लोगों की रहन भी सीधी ही थी। और ये बकरी का मकान है। जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये इतनी ऊंचाई पर बंधा जाता था। इसके अंदर 2 बबुओं में गैप है क्योंकि इन्होंने किया हुआ है टॉयलेट नीचे गिर सके। ये खेर का पेड़ है। इसके अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उससे कत्था तैयार किया जाता है। जो पान में रेड रंग वाला खाते हैं वो। आगे कत्था तैयार करने की भट्टी दिखाई है। उसके अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबाले जाते हैं। उसको निकालकर फिर से 5वें मटके में विशेष गट्टे में उबाले जाते हैं और उसको निकालकर छाया में सुखाया जाता है। यानी कि कत्था तैयार होने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। ये मचान भी पहले इसका इस्तेमाल वॉश ओवर के लिए और शिकार करने के लिए किया जाता था। इस मचान से 10 से 12 किलोमीटर का भूप्रदेश दिखाई देता है। सामने वाला कवि केशव सूद का मालगुण का और गणपतिपुले का थोड़ा सा समुंदर दिखाई देता है। जाना हो तो एक समय 3 लोग जूते निकल कर जा सकते हैं। यहाँ से होने के बाद आगे वहाँ पे आना है, वहीं से हमको आगे जाना लास्ट पॉइंट के लिए। पुढे आ। अरे पहिलं तर खांब होता फक्त, आता तरी वाढलं. आता एकदम टापवर बी बांधून चांगलं पाणी आहे. फुल ॲडव्हेंचर. मकान मेन आहे ते मालगुडी बघ. आपण बघ इथे काल बसलो ब्रिजवर. रोहित आपल्याला गाईड करतोय. हां बंटी जरा गाईड कर. हां न दिसतोय काय? समोर समुद्र दिसतोय ना? समोर समोर झूम कर. समोरचा एकदम समुद्र झूम कर. हां तो कुठे इथे हां तो मालगुंड समुद्र आहे आणि ती मालगुंड किनारपट्टी लागते इथून. समुद्र तुम्हाला दाखवतो. इथे दिसणार नाही तो पांढरा पांढरा उन्हामुळे दिसणार नाही तुम्हाला. तो मालगुंडचा रोड आहे पूर्ण. तुम्ही सरळ तिथून गेलात की पुढे वरवडे लागतं. मित्रांनो इथून आम्ही आलो वरती. आय थिंक वाटतं इथेच एंड झाले. प्राचीन कोकण पुढे काय नाही. थोडंफार ज्वेलरी शॉप वगैरे समुद्र ज्वेलरी शॉप तुम्हाला दाखवतो. जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर इथली एंट्री फी आहे 40 रुपये पर पर्सन आणि जर तुम्ही फोटोशूट किंवा व्हिडिओ शूट करणार असाल तर 20 रुपये त्याचे चार्जेस आहेत. तर आता आम्ही इथून खाली जातो.
बरोबर होतं, दोन थांबावं. आता क्रॉस, आता तरी स्ट्रॉंग केलंय. इथे तुम्हाला शूज काढून यायला लागेल. शूज किंवा तुम्ही स्लीपर जे काय घातला असेल सँडल वगैरे. स्ट्रॉंग बांधले, एकदम स्ट्रॉंग बांधले. हे पडणारच नाही. सगळं स्टीलचं काम केलंय मथान. ॲडव्हेंचर. मगाशी आमच्याबरोबर जी लेडी होती ती गाईड आहे इथली. त्यांचे चार्ज वगैरे नसतात. आता आपण शॉप जाऊन बघूया. हो, इथे मुकुट होता. इथे पहिला काहीतरी होता, आता सध्या नाही. बनतंय ते शॉप आहे. इथे जयगड किल्ला बांधलाय. इथे आतमध्ये कॅमेरा अलाव नाही, त्यामुळे मी जात नाही आतमध्ये, फक्त बघून परत आलोय. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं असेल तर बाजूची बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स मिळतील. धन्यवाद.